जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी बेटा। सर काइंडली ये आपने जो बताया था कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जी डिफरेंस जी। बता दीजिएगा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के बारे में भी बता दीजिएगा। ऑल राइट। पहले तो इंडस्ट्री वाली बात कर लेते हैं। इंडस्ट्री में वो तमाम बिजनेसेस आते हैं जो बेसिकली जिसमें कुछ फैब्रिकेशन होती है या मैन्युफैक्चरिंग होती है या कंस्ट्रक्शन होती है, या हम बात करते हैं कि एक रॉ मटेरियल को हम कन्वर्ट करते हैं। माइक बेटा म्यूट कर ले। जब हम रॉ मटेरियल को इस तरह शेप देते हैं, चेंज करते हैं, या उसमें वैल्यू एडिशन करते हैं, या उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, सो जब किसी भी चीज के ऊपर हम काम करके उसकी शेप चेंज कर दें, वैल्यू एडिशन कर दें, फैब्रिकेट कर दें, या कोई चीज हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं जमीन से, ये सारे बिजनेसेस जो हैं वो इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। और कॉमर्स या ट्रेड इस चीज को कहा था कि जब हम उसके ऊपर कोई फर्दर एडिशन नहीं कर रहे, हम जस्ट एक प्रोडक्ट एक जगह से लेते हैं और उसको दूसरी जगह जाके बेच देते हैं। मतलब ना उसके अंदर कोई वैल्यू एडिशन की है, ना कोई मैन्युफैक्चरिंग की है, ना उसकी शेप चेंज की है, ना उसकी फैब्रिकेशन की है। जस्ट एक जगह से चीज ली और दूसरी जगह पे जाके चीज बेच दी। सो इसको हम कहते हैं ट्रेड या कॉमर्स। दूसरी बात यह है जो आपने पूछी थी, इंटरमीडिएट गुड्स। तीन किस्म की गुड्स होती हैं, एक कैपिटल गुड्स हैं, इंटरमीडिएट गुड्स हैं, और इसी तरीके से कंज्यूमर गुड्स हैं। सो वन बाय वन आपको मैं बताता हूँ। कैपिटल गुड्स वो होती हैं जिसमें आप एक प्रोडक्ट से बाकी फर्दर प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। जैसे कोई भी मशीन है, लेट से एक स्टिचिंग मशीन है, तो इसको हम कहेंगे कैपिटल गुड, या इसको प्रोड्यूसर्स गुड भी कहते हैं। तो एक मशीन के थ्रू आप बहुत सारी फर्दर प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, बहुत सारी फर्दर शर्ट्स बना सकते हैं। या कोई ऐसी मशीन है जिस बॉटलिंग मशीन है फॉर एग्जांपल, सो आपने एक मशीन ली जिसमें आप रॉ मटेरियल डालते हैं, कोई ग्लास डालते हैं या हीट करके जो भी है, उसके बाद एक फाइनल और प्रोडक्ट बन रही है। कोई बोतल बन रही है, जैसे हम कोल्ड ड्रिंक यूज करते हैं। तो जिस मशीन के बाद बाकी बहुत सारी चीजें बन रही हैं, वो मशीन जो है वो हमारी कैपिटल गुड कहलाती है, या प्रोड्यूसर गुड कहलाती है। इन सिंपल वर्ड्स, ऐसी प्रोडक्ट जिससे मजीद प्रोडक्ट्स बन सकती हैं, दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर गुड्स और कैपिटल गुड्स। देन वी हैव इंटरमीडिएट गुड्स। और पहले कंज्यूमर बता देता हूँ, फिर इंटरमीडिएट समझना आसान होगा। कंज्यूमर गुड्स वो होती हैं जो एंड कंज्यूमर यूज करता है। फॉर एग्जांपल, एक शर्ट है, मैं मार्केट से जाके लेता हूँ और मैं उसको खुद यूज करता हूँ, मैं उसको पहनता हूँ, दैट मीन्स इट इज अ कंज्यूमर गुड। सो जो एंड कंज्यूमर यूज करता है, जो प्रोडक्ट एंड कंज्यूमर के लिए बनाई जाती है, उसको हम कहते हैं कंज्यूमर गुड। और इन दोनों के दरमियान में एक प्रोडक्ट होती है जिसको इंटरमीडिएट का नाम दिया गया। अब फॉर एग्जाम्पल, कॉटन एक रॉ मटेरियल है, कपास जो होती है। कॉटन से थ्रेड बनता है या धागा बनता है, या यान कहते हैं हम उसको, यान बनता है, यान से फिर उसके बाद कोई कपड़ा बनता है। अब कपड़ा अगर हम देखें तो हो सकता है किसी स्पिनिंग मिल के लिए जो कपड़ा है या धागे से जो कपड़ा बना वो उसकी फिनिश प्रोडक्ट थी। तो मशीन जो धागे से कपड़ा बना रही है वो कैपिटल गुड हो गई, और कपड़ा उसके लिए आखिरी प्रोडक्ट है। लेकिन देखें, कपड़े को एज इट इज एक थान की सूरत में यूज नहीं किया जाता। So, उसको फर्दर प्रोसेस करके एक शर्ट बनाई जाएगी। उस शर्ट को हमने नाम दिया कंज्यूमर गुड का। तो अगर आप कपड़े की बात करें तो वो कपड़ा इंटरमीडिएट गुड है, यानी कि एक कंपनी के लिए वो फिनिश प्रोडक्ट है, और दूसरी किसी कंपनी के लिए वो रॉ मटेरियल के तौर पे यूज हो रहा है। एक कंपनी धागे से कपड़ा बना देती है, सो वो उसकी प्रोडक्ट है, और दूसरी कंपनी कपड़ा खरीदती है और उसको स्टिच करती है, कटिंग करती है, और उससे एक शर्ट बना देती है। तो कपड़े की अगर आप एग्जांपल लें, किसी एक कंपनी के लिए फिनिश प्रोडक्ट है, तो किसी दूसरी कंपनी के लिए वो एज अ रॉ मटेरियल यूज हो रहा है और उसकी एंड प्रोडक्ट वो शर्ट बना रहा है। तो इसको हम कहेंगे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। जी, क्वेश्चन क्लियर हो गया या फर्दर एलैबोरेट करूं? बताएं कि सर ये कैसे होगा कैपिटल, इंटरमीडिएट और कंज्यूमर को, अगर ये क्लॉथ वाली एग्जांपल में बताया जाए इसको तो। देखें, आप ऐसी मशीन जो धागे से कपड़ा बना रही है, दैट मशीन इज एक्चुअली अ कैपिटल गुड।
या प्रोड्यूसर गुड, एक ही बात है। फिर अब हम कपड़ा बन जाता है, लेट्स से एबीसी एक कंपनी का क्लास नाम है, स्टार्ट हो गई है एबीसी क्या? कंपनी कपड़ा बनाती। जी इनको कोई बता दें कि क्लास स्टार्ट हो गई है कि नहीं हुई। ओके जी, अगेन जब एबीसी लेट से एक कंपनी है, वो कंपनी एक कपड़ा बनाती है। अब एबीसी के लिए कपड़ा उसकी आखिरी प्रोडक्ट है, मतलब इससे ज्यादा वो काम नहीं करती। वो कॉटन बेल खरीदती है, उससे धागा बनाती है और धागे से कपड़ा बना देती है। अब जितना कपड़ा भी वो बनाती जाएगी, एबीसी के लिए ये आखिरी प्रोडक्ट है जो वो बना के बेचती है। सो लेकिन अगर हम उसको थोड़ा सा फर्दर आगे लेके चलें, तो कपड़ा एक आम कंज्यूमर यूज नहीं करता। जो एंड कंज्यूमर है वो या शर्ट यूज करेगा, या कोई सूट यूज करेगा, या ट्राउजर यूज करेगा, जो एंड प्रोडक्ट है। तो उस एंड प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए कपड़े को अभी प्रोसेस करना जरूरी है। तो जो कपड़े को हम प्रोसेस कर रहे हैं या कपड़े की बात कर रहे हैं, दैट क्लॉथ इज एक्चुअली एन इंटरमीडिएट गुड। ना वो कैपिटल गुड है, क्योंकि कप और ना ही वो आप कह लें एंड कंज्यूमर गुड है। दैट इज एन इंटरमीडिएट गुड। किसी एक कंपनी के लिए वो आखिरी प्रोडक्ट थी, लेकिन कोई ऐसी कंपनी जो कपड़ा सीती है या कोई शर्ट बनाती है, जैसे डाइनर्स कह लें आप, या जैसे यूनिवर्थ कह लें फॉर एग्जांपल, सो ये कपड़ा लेके उसको स्टिच करती है। तो जो एंड पे प्रोडक्ट निकलती है, चाहे वो शर्ट है या ट्राउजर है, दैट इज अ कंज्यूमर गुड। The machine which is being used to create all those things, that is capital good. And cloth, which is a final product for some company and raw material from for some another company, that is actually called intermediate good. एक और एग्जांपल आपको बता देता हूँ आसानी के लिए। हम बात करते हैं पेजेस की। आप देखते हैं कि जो बुक है, बुक आपके लिए एक एंड कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट है बुक, लेकिन उससे पहले उस पर बहुत सारी प्रोसेसिंग हो रही है। यानी कि कागज बन रहा है, और कागज बनाने से पहले वो पल्प के थ्रू या दरख्त के वो जो होता है पल्प के थ्रू, उसके थ्रू वो कागज बनना है। तो अब आप देखें, वो मशीन जो कागज बना रही है वो कैपिटल गुड है। कागज अगर हम ब्लैंक की बात करें, इट इज नथिंग, इट इज एन इंटरमीडिएट गुड। और जब उसके ऊपर प्रिंटिंग हो जाती है और वो प्रिंटिंग के बाद एक बाइंडिंग होके बुक बन जाती है, दैट इज अ कंज्यूमर गुड। सो जो ना तो कैपिटल गुड है और ना कंज्यूमर गुड है, दैट प्रोडक्ट जो इसको भी फर्दर प्रोसेस किया जा सकता है, वो प्रोडक्ट इंटरमीडिएट गुड कहलाती है। जी जैन, आपका क्वेश्चन। मेरी आवाज क्लियर है अब तक? आई एम नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स। यस सर, क्लियर है। ठीक है जी, जैन और मिसबा, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपने हैंड रेज किया हुआ है, क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं है तो आगे फॉरवर्ड मूव करते हैं। सर मुझे पूछना था कि जो किसी मुल्क की गवर्नमेंट होती है वो रेगुलेटरी होती है या सर्विस इंडस्ट्री में आती है? दोबारा पूछें, जो गवर्नमेंट होती है, आगे आपने क्या पूछा? कि वो एक रेगुलेटरी बॉडी होती है या वो सर्विस इंडस्ट्री में आती है? वो रेगुलेटरी बॉडी होती है जी। गवर्नमेंट बेसिकली, गवर्नमेंट का काम प्रॉफिट कमाना नहीं है। गवर्नमेंट अपनी जो नेशन कह लें या अवाम कह लें या जो लोग हैं, उनकी वेलफेयर के लिए काम करती है। वो तमाम ऐसे स्टेप्स लेती है जिसकी वजह से वेलफेयर या वेलबींग या उसके मुल्क के जो रेजिडेंट्स हैं, उनके हवाले से उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर हो। सो गवर्नमेंट कोई भी ऐसा काम नहीं करती जिसका प्राइमरी पर्पस प्रॉफिट कमाना हो। हाँ, प्रॉफिट हो सकता है बहुत सारी एक्टिविटीज में, बट प्राइमरी पर्पस उनका बिजनेस करना नहीं होता। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, तो ना वो इंडस्ट्री की बात करते हैं, बहुत सारी जगहों पे वो सर्विसेज दे रही है, फैसिलिटेट कर रही है, बट फॉर द पर्पस ऑफ वेल बीइंग। सो इसको हम रेगुलेटरी बॉडी या सुपरवाइजरी बॉडी के तौर पे ही लेंगे। और सर जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो ऑनर्स होते हैं और पार्टनर्स होते हैं, वो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं? ऑनर्स है ना, ऑनर्स का स्टेक क्या है बिजनेस में? दैट दे वांट टू अर्न प्रॉफिट, दे वांट देयर मनी बैक। अब ऑनर एक है जिसको हम सोल प्रोप्राइटर कहते हैं, तो भी वो ऑनर ही है। अगर वो पार्टनर्स हैं
चार पांच है तो हैं तो वो फिर भी ऑनर्स, बस वो डिवाइडेड ओनरशिप है, इसको हम कहते हैं जी पार्शियल ओनरशिप, बट है तो वो भी ओनर्स, उनका भी स्टेक यही है, उनको भी प्रॉफिट चाहिए और उनको भी अपना पैसा या कैपिटल जो है, दे वांट देयर कैपिटल बैक एज वेल। So yes, they are stakeholders as well. जी फराज पूछें। सर ये सोल प्रोप्राइटरशिप में जो कंपनी अगर कोई लैंड जमीन खरीदती है तो सर वो एसेट्स होंगे? सोल प्रोप्राइटरशिप में हम फिर इंडिविजुअल की बात करते हैं, कंपनी का वर्ड यूज नहीं करते। तीन मुख्तलिफ किस्म है, एक सोल प्रोप्राइटरशिप है, एक पार्टनरशिप है और एक कंपनी है। सो अगर हम सोल प्रोप्राइटर, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सोल प्रोप्राइटर अगर कोई जमीन खरीदता है तो यस, बिजनेस के लिए वो एसेट होगा। लैंड जो खरीदी गई है दैट विल बी एन एसेट। अब क्योंकि अकाउंटिंग हमेशा डबल एंट्री बेस्ड होती है, आपने यकीनन अकाउंटिंग जब पढ़े हैं तो उसमें पढ़ा होगा कि हम ड्यूअल एंट्री पे करते हैं। सो एट वन साइड वील क्रिएट एन एसेट दैट इज लैंड, और ऑन द अदर साइड या तो आप उसको कैश दे रहे होंगे जिससे आपने खरीदी है, या आप उसको आप समझ लें कि आने वाले आप लाइबिलिटी क्रिएट करे होंगे कि आने वाले वक्त में मैं इसे पैसा दूंगा। सो आइदर यू आर क्रिएटिंग एन एक्सपेंस कैश की सूरत में, या आप एक लाइबिलिटी क्रेडिटर की सूरत में जनरेट कर रहे होंगे। सो ऐसी सूरत में एक एंट्री पास होगी दैट इज लैंड डेबिट, एंड या कैश क्रेडिट कर दें या अकाउंट पेएबल क्रेडिट कर दें। लेकिन जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपने सिर्फ एक चीज पूछी मुझसे लैंड के बारे में, तो यस, इट इज एन एसेट फॉर द बिजनेस। सर और ये रिड्यूसिंग कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ का भी थोड़ा सा बता दें सर, ये समझ नहीं आया। ओके, कंसंट्रेशन कहते हैं, ओके, एक कंसंट्रेशन हम कहते हैं एक जगह पे मरकूज हो जाने को या एक जगह पे इकट्ठे हो जाने को। अब आप देखें कि अगर आपके करीब सिर्फ एक ही कोई शॉप है तो आप सब सोसाइटी वाले या पूरा एरिया जो है वो उसी शॉप से बाइंग करेगा, खरीदेगा। इससे क्या होगा कि सारी की सारी सेल एक ही बंदे के पास जनरेट हो रही है, सारी प्रॉफिटेबिलिटी एक ही बंदे के पास जनरेट हो रही है। तो रिजल्ट क्या होगा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो जाएगी, कि जो पैसा है वो सिर्फ एक ही दुकानदार के पास इकट्ठा हो जाएगा। सो इकोनॉमी के लिए ये चीज अच्छी नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना, दुनिया में बिल गेट्स है या जकरबर्ग है या फिर मित्तल फैमिली है, इस तरह बड़े बड़े खानदान हैं। सो दुनिया की कोई 80-90% दौलत तो सिर्फ इन्हीं कुछ 100-150 खानदानों के पास है। तो ये क्या है, बेसिकली दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। सोल प्रोप्राइटरशिप का एक फायदा ये है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। वो कैसे? अब जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी कि आपके एरिया में सिर्फ एक शॉप है, एज्यूम करते हैं कि 10 और लोग शॉप बना लेते हैं सोल प्रोप्राइटर के तौर पे उसी दुकान के दाएं बाएं। अब क्या होगा कि अब आपके एरिया में जो बाइंग होगी वो सिर्फ एक दुकान से नहीं होगी, बल्कि 10 जो दुकानें बनी है, कुछ एक दुकान पे चले जाएंगे, कुछ दूसरी, कुछ तीसरी, कुछ चौथी। तो प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, जो दौलत या जो पैसा या जो सेल या जो प्रॉफिटेबिलिटी सिर्फ एक दुकानदार के पास पहले जा रही थी, अब 10-11 बंदों के पास जाना शुरू हो जाएगी। सो जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ पहले एक ही बंदे के पास हो रही थी, अब वो 10 मुख्तलिफ खानदानों में हो रही है। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ओके, थैंक यू सर। जी, एनी अदर क्वेश्चन? जी तातीर, आपने हैंड रेज किया। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाहता था आपसे कि आपने कल पढ़ा है अनलिमिटेड लायबिलिटीज, उसमें उसमें आपने बताया कि जो एसेट्स होते हैं वो आने वाले वक्त में आपको फायदा देते हैं। तो अगर एक बंदा बैंक से लोन लेके अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको उस बिजनेस में लॉस हो जाता है, तो वो अपने एसेट्स बेचकर उस लोन को फुलफिल करता है, उस लोन को पूरा करता है। तो फिर ये जो एसेट्स हैं, इन एसेट्स ने उसको आने वाले वक्त में फायदा तो नहीं दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखें, आप जिसकी बात कर रहे हैं वो लाइबिलिटी जनरेट हुई है, एसेट जनरेट नहीं हुआ। जब आपने बैंक से लोन लिया तो उस लोन से क्या चीज खरीदी? कोई ना कोई मशीन खरीदी होगी, एज्यूम करते हैं, या आपने कोई जमीन खरीदी, कोई फैक्ट्री खरीदी, कोई बिल्डिंग खरीदी। सो दैट इज योर एसेट। ऑन द अदर साइड आपने उसके अगेंस्ट एक लाइबिलिटी भी जनरेट की, और वो लाइबिलिटी क्या थी? आपका बैंक लोन।
जो चीज जिस चीज ने आपको नुकसान दिया या जो चीज आपको आने वाले वक्त में पे करनी है, दैट इज योर लाइबिलिटी। उस लाइबिलिटी को पे ना करने की वजह से आपने एसेट को बेचा। तो एसेट, अगर हम सिर्फ एसेट की बात करें, उस मशीन की जो आपने खरीदी थी, तो एसेट ने तो आपको फायदा ही देना था। वो आपको कोई ना कोई चीज प्रोडक्शन करके देती है। आप लेट से आपने एक स्टिचिंग मशीन खरीदी है, तो आप कपड़ा लाते, वो आपको प्रोड्यूस करके देती। कपड़ा आप 100 रुपए का लाते, वो जब स्टिच करती तो वही कपड़ा 150 रुपए का हो जाता, सो वैल्यू एडिशन हो जाती। तो एसेट जनरेट हुआ, मशीन वॉज योर एसेट, बट आपने क्या किया, आपने लॉस होने की वजह से उस एसेट को बेचा। उस एसेट को बेचने की वजह से फिर आपको ये फायदा हुआ कि आपका कुछ लोन जो है वो वापस उतर गया। सो जो चीज आपको नुकसान दे रही थी या जिस चीज की वजह से आपने एसेट बेचा, दैट वाज योर लायबिलिटी, दैट वाज योर ऑब्लिगेशन। सो मशीन ने आपको नुकसान नहीं दिया, नुकसान आपको दिया आपकी लायबिलिटी ने, जो आपने मशीन खरीदने के लिए जनरेट की थी। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ओके सर, थैंक यू। और जी सर मिसबा आप, जी पूछें। सर वो लाइबिलिटीज एक लाइन में बताएं, लाइबिलिटीज क्या होता है? बेटा ये अकाउंटिंग आपको कौन पढ़ा रहे हैं वैसे? सर का नाम नहीं याद। सर शहबाज है। ठीक है, बेहतर तो ये है कि आप उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सर शहबाज आपको ज़्यादा बेहतर बताएंगे, क्योंकि अकाउंटिंग की टर्म है। बट जनरली बिजनेस के परस्पेक्टिव, मैं अपने सब्जेक्ट के हवाले से या बिजनेस के परस्पेक्टिव से आपको बताता हूँ, लाइबिलिटी इज समथिंग विच यू आर obliged to, or a commitment that you are obliged to fulfill in future। एक ऐसी कमिटमेंट है, फाइनेंशियल कमिटमेंट है, जो आने वाले वक्त में आपने पूरी करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से पैसा उधार लेते हैं 1 लाख रुपया, अब आपको वो कैश की सूरत में देता है, तो कैश आपके लिए एसेट है, लेकिन उसके अगेंस्ट आपने एक लाइबिलिटी जनरेट की है कि कुछ अरसे के बाद 1 लाख रुपया आपने वापस करना है। सो वो जो आपने वापस करना है, दैट इज योर फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज योर फ्यूचर ऑब्लिगेशन, दैट इज योर फ्यूचर लाइबिलिटी। ठीक है, सो लाइबिलिटी क्या है? दैट यू आर लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग इन थैंक यू सर। फ्यूचर। अच्छा सर, एक कैपिटल, जी कैपिटल क्या? कैपिटल भी एक लाइन में बताएं क्या होता है? कैपिटल ऑनर्स इक्विटी को कहते हैं, या उस सरमाए को कहते हैं जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लगाया जाता है। ये भी लाइबिलिटी होती है बिजनेस के लिए। लाइबिलिटीज की मुख्तलिफ शेप्स हैं। एक लाइबिलिटी वो है जो आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर किसी को पूरा करके देनी है। जैसे आपने बैंक से लोन लिया, फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस का नाम है एबीसी, एबीसी ने बैंक से लोन लिया, सो दैट इज योर लाइबिलिटी, जिसको हम कह रहे हैं क्रेडिटर्स बीसी को कहते हैं, कि बैंक मेरे लिए क्रेडिटर है कि आने वाले वक्त में मैंने बैंक को वापस पे करना है। बिजनेस के लिए ये भी जिम्मेदारी है। और एक पैसा वो है जो मालिक लगा रहे हैं, जैसे ऑनर लगा रहा है। लेट से आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आपने खुद से पैसा इंजेक्ट किया अपने बिजनेस में, अब ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही पैसा वापस दिया जाएगा। नाउ दिस इज द मनी विच एन ऑनर हैज इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस। इसको हम कैपिटल कहते हैं या इक्विटी कहते हैं। है ये भी बिजनेस के लिए लायबिलिटी। बिजनेस ने बाहर का पैसा भी वापस देना है, बिजनेस ने अपनी अंदर के ऑनर का पैसा भी वापस देना है, दोनों लायबिलिटी। बट टू सेग्रीगेट बिटवीन टू लायबिलिटीज, एक को हम लायबिलिटी कह देते हैं, जिसको क्रेडिटर्स के परस्पेक्टिव से अभी मैंने आपको बैंक की एग्जांपल देके बताया, और दूसरा अगर उसी लायबिलिटी को हम कहें कि ये ऑनर ने पैसा दिया है, मालिक ने पैसा दिया है, सरमाए के तौर पे इन्वेस्ट किया है, उसको हम कैपिटल या इक्विटी कहते हैं। So it's basically the owner's money in one line. थैंक यू सर। जी, any other question? यस सर। सर जी बेटा। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप में सर जो ओनर है वो जमीन खरीदता है कंपनी के प्रॉफिट से, नहीं उसके पास कोई और पार्टनरशिप है वहां से, तो सर वो उसकी सोल प्रोप्राइटरशिप की जो कंपनी होगी उसका एसेट, वो उसको हम कह सकते हैं उस जमीन को जो उसने किसी और कोई पैसे से आए से खरीदी है? नहीं, आप 2-3 आपने इससे पहले आईकॉम किया हुआ है? नहीं सर, एफएससी की।
अच्छा, कॉमर्स या बिजनेस की कोई सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है आप? नहीं पढ़ा हुआ? सर नहीं, अब नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा, ठीक है। देखिए, तीन चीजें मैंने आपको कल के लेक्चर में बताई थी कि बिजनेस करने के तीन तरीके हैं, जिसमें से एक सोल प्रोप्राइटरशिप है, एक पार्टनरशिप है और एक कंपनी है। तो जब आप सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करते हैं तो फिर आप कंपनी का वर्ड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि कंपनी एक बिल्कुल सेपरेट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जैसे आप पूछ रहे हैं ना कि एक सोल प्रोप्राइटर है, उसकी कंपनी है, सो सोल प्रोप्राइटर की कंपनी नहीं है, सोल प्रोप्राइटर की सोल प्रोप्राइटरशिप है। ठीक हो गया, ऑर्गेनाइजेशन कह लें आप उसको आसान लफ्जों में। अच्छा, अब नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर एक ऑनर है, उसके दो तीन बिजनेसेस हैं, जो मुझे समझ आया आपका क्वेश्चन। एक उसका बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप है, एक उसका बिजनेस पार्टनरशिप भी है, कहीं और भी वो तीन चार लोगों के साथ मिलकर काम कर रहा है, और एक उसका तीसरा बिजनेस भी है जो कंपनी है, एबीसी कंपनी लिमिटेड। सो ये तीनों सेपरेट बिजनेसेस हैं। अब क्वेश्चन ये आएगा कि उसने किस बिजनेस से जमीन खरीदी है। अगर उसने सोल प्रोप्राइटरशिप से खरीदी है तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप वाले बिजनेस की मलकियत है। अगर वो पार्टनरशिप से खरीदी है तो वो पार्टनरशिप की मलकियत है। और अगर कंपनी की खरीदी है तो वो कंपनी के नाम की, वो कंपनी, अभी आपने क्योंकि पढ़ा नहीं, आपको पता नहीं, कंपनी एक खुद से आर्टिफिशियल पर्सन होता है। कंपनी अपने मालिकों के नाम पे नहीं खरीदती, बल्कि कंपनी अपने नाम पे जमीन खरीदती है। जैसे बैंक अल हबीब लिमिटेड एक कंपनी है। तो आपने कभी ये नहीं कहा कि बैंक अल हबीब के मालिक के पास इतनी ब्रांचेस है, हम कहते हैं बैंक अल हबीब की 800 ब्रांचेस है। सो कंपनी हैज अ लीगल एंटिटी एंड एन आर्टिफिशियल पर्सन जो अपने नाम पे खुद चीज खरीद सकती है। ठीक है, सो अब यहां से अपने क्वेश्चन को रिफाइन करें और दोबारा पूछें कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। नहीं सर, बस सर क्लियर हो ऑनर गया, मैं फिर पूछ रहा था। सॉरी, मिक्स सर हो गई आवाज। बेटा वन बाय वन एक क्वेश्चन क्लियर होगा तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। जी क्लियर हो क्लियर हो गया गई आप? जी सर। गुड, ओके, ठीक है थैंक्स। जी, पूछो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ऑनर इक्विटी उसे कहते हैं जिसमें मालिक का हक है। हक नहीं है, ये वो पैसा है जो मालिक ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। ठीक बिजनेस है। के लिए वो लायबिलिटी है, ऑनर के लिए वो एसेट है, और वो हक फिर मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरता है। यानी कि बिजनेस अगर तो सही चल रहा है तो फिर तो सब ठीक है, अगर एसेट ज्यादा है लायबिलिटी कम है तो मामला ठीक है। लेकिन ऐसी सिचुएशन जहां पे लायबिलिटी ज्यादा हो गई और एसेट कम हो गए, ऐसी सूरत में जब एसेट बिकेंगे तो सारी लायबिलिटीज पूरी नहीं होंगी। फिर वो हक डिसाइड किया जाएगा कि सबसे पहला हक किसका है, दूसरा किसका है, तीसरा किसका है। ठीक है, ठीक हो हक गया। जरूर है लेकिन उसकी प्रेफरेंस क्या है, ये नॉर्मली इक्विटी की या कैपिटल की प्रेफरेंस सबसे लास्ट होती है कि सबसे पहले आप गवर्नमेंट की कोई ड्यूज हैं तो वो क्लियर करें, फिर उसके बाद आप बैंकों का पैसा वापस करें, फिर आप अपने एम्प्लॉयज का पैसा वापस करें, एंड सो ऑन। और फिर अगर कोई पैसा बचता है तो वो फिर ओनर के पास वापस आता ठीक है। है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स कि आपकी जिम्मेदारी आपके जाती एसेट तक भी आएगी अगर आपका बिजनेस वो जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रहा। यानी कि लेट से आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, माइक बेटा म्यूट कर लें, फिर मैं आंसर कर दूं, फिर आपसे क्वेश्चन लेता हूँ नेक्स्ट। लेट से कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, सोल प्रोप्राइटरशिप, और आपने अपने बिजनेस का नाम रखा XYZ। अब आपको अपने बिजनेस को चलाने के लिए पैसा चाहिए और आप लोन लेते हैं किसी से XYZ के नाम पे कि मेरा ये बिजनेस है, आप बिजनेस को लोन दे दें। जो भी इंडिविजुअल जिसने पैसे देने थे उसने आपके बिजनेस को लोन दे दिया। सो नाउ इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर बिजनेस टू पे दैट मनी बैक टू द क्रेडिटर। अब अगर तो आपका बिजनेस इस काबिल है कि वो लाइबिलिटी या वो पैसा जो लिया गया था वो वापस कर सके तो फिर तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। बट ऐसी सिचुएशन के बिजनेस इस काबिल नहीं रहा कि वो क्रेडिटर का पैसा वापस कर सके, तो अगर आपके बिजनेस की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है तो अब वो जिम्मेदारी बिजनेस से निकल के आप पे आ जाएगी। पहली प्रेफरेंस यही है कि बिजनेस पे करे, लेकिन अगर बिजनेस पे नहीं कर पा रहा
तो अब वो पैसा आप पे करेंगे चाहे आप अपनी जाती प्रॉपर्टी बेचें। बिजनेस ने XYZ ने 10 लाख रुपए का लोन लिया था और वो वापस सिर्फ 5 लाख रुपया कर पा रहा है। तो बिजनेस का लोन बाकी अभी 5 लाख बचता है। वो 5 लाख अब आप पे शिफ्ट हो जाएगा कि आप अपनी गाड़ी बेचें, घर बेचें, गोल्ड बेचें, जो भी बेचें। वो लोन जो बिजनेस ने लिया था, आप उस लोन को पूरा करेंगे। दिस इज कॉल्ड अनलिमिटेड लाइबिलिटी। आपकी आवाज क्लियर नहीं है अब। आप टेक्स्ट आप टेक्स्ट लिख दें, होपफुली वहां से क्लियर हो जाएगा। मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आप चैट में लिख दें। जी जैन अली पूछे क्वेश्चन। सर लाइबिलिटी जो है हम प्रॉफिट से पे करते हैं या जो हमारी ओरिजिनल अमाउंट है बिजनेस से उससे तो नहीं पे करेंगे हम? डिपेंड्स। आइडियल सिचुएशन तो यही है कि अगर आपने लोन लिया है तो उसे ऐसी जगह इन्वेस्ट किया जाए कि आपको प्रॉफिट हो और उस प्रॉफिट में से आप वापस पे कर सकें। लेकिन लाजमी नहीं है कि जिस पर्पस के लिए आपने लोन लिया था कि प्रॉफिट होगा तो आपको प्रॉफिट ही हो, लॉस भी हो सकता है। तो अगर लॉस हो गया है ऐसी सूरत में लोन तो फिर भी पे करना है। ऐसी सूरत में डिपेंड करेगा अब आप किस रिसोर्स से वापस करेंगे। प्रॉफिट होना तो बड़ी आइडियल सिचुएशन है। सर जिसको हमने प्रोडक्ट्स बेची हैं अब उसके लिए लाइबिलिटी हमें वो पैसे दे, ऐसे ही है? तो ये अगर तो वो हम पैसे नहीं दे पाता तो फिर उसका क्या करेंगे? तो ये वही सिचुएशन है जैसे आपने किसी का पैसा देना है, इसी तरह किसी ने आपका भी पैसा देना है। सो अगर सर उसको कोई कौन सी साइड पे लिखेंगे? बैड डेट जो होंगे हमारे उसको किस साइड पे लिखेंगे फिर हम? अगेन आप यकीनन आईकॉम के स्टूडेंट्स होंगे। जी सर। जी, तो बैड डेट्स की अभी कोई डिस्कशन ही नहीं हुई, इसलिए बाकियों को भी कंफ्यूज ना करें। वो चीज पूछें जो बिजनेस से रिलेटेड है, बाकी ये जो चीजें ये काउंटिंग में पूछें ताकि आपको क्लियर हो सके। चलिए ठीक है सर। दिस इज अ सेपरेट डोमेन। जी मिसबा आपका क्या क्वेश्चन है? नो क्वेश्चन मिसबा, आपका हैंड रेज हुआ हुआ है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं डिस्कार्ड कर रहा हूँ। क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर पूछ लिया था मैंने। ऑल राइट। हुजैफा आपका क्वेश्चन है कि शेयर होल्डर को हम ऑनर में इंक्लूड करेंगे या क्रेडिटर में? शेयर होल्डर ऑनर होगा। एंड अगेन शेयर होल्डर की टर्म हम कंपनी में यूज करते हैं। आप शायद आपने भी आईकॉम किया होगा इसलिए आप शेयर होल्डर का वर्ड दरम्यान में ले आए। शेयर होल्डर को हम कंपनी में यूज करते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में हम सोल प्रोप्राइटर कहते हैं ऑनर को, और वो ऑनर ही कहलाता है, क्रेडिटर नहीं होता। जी अरीबा आपका कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चन अरीबा फ्रॉम योर साइड। सर जो हम सेकंड ईयर में आईकॉन के कॉन्सेप्ट हैं वो लिख सकते हैं इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप में? बेटा अगर वो कॉन्सेप्ट ठीक है तो जरूर लिखें, बट ये आपको ऐसे क्वेश्चंस या ऐसे आंसर्स मत लिखें जो आपको लगता है ठीक है बट प्रैक्टिकली वो ठीक ना हो। तो मेक श्योर कर लें कि अगर वो कॉन्सेप्ट ठीक है तो फिर मुझे कोई इतराज नहीं है, आप जहां से भी लिखें। इवन मैंने आपको बुक्स भी बहुत सारी, मैंने आपसे कहा जिस मर्जी बुक से पढ़ें, जिस इंटरनेट से पढ़ना चाहते हैं, नोट से पढ़ना चाहते हैं, मेरी रिकमेंडेड बुक से पढ़ना चाहते हैं, सो वो आप जहां से भी सर पढ़ आपने कौन सी रिकमेंड की है बुक? लें। इट्स अप टू। सर आपने कौन सी बुक बताई है? ओके जी तलहा आपका। सर जी सर, क्वेश्चन ये है कि कल आपने बैंक से लोन लेने के ऊपर बात की थी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ये आपकी क्लास के साथ शेयर कर ली गई है, अगर आपको नहीं पता तो इसके सर बाद मेरा पूछ वो लीजिएगा। ठीक है सर। इसके अलावा पार्टनरशिप के ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन था सर। अगर ठीक हम है। पार्टनरशिप करते हैं किसी की, ठीक है, वो बंदा इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है, मिसाल के तौर पे 10 लाख रुपया करता है। जी बेटा सर, आपकी आवाज आ आवाज रही है अब? ब्रेक हो रही जी सर, आवाज क्लियर आ रही है? बार म्यूट हो रहा है, एक दफा कंप्लीट क्वेश्चन दोबारा करें। जी सर, अब आवाज क्लियर आ रही है आपको? जी जी सर, अगर हम कोई बंदा हमारे बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है और मिसाल के तौर पे वो 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करता है और हम उसका फिक्स कर देते हैं कोई प्रॉफिट,
पर मंथ के हिसाब से कोई फिक्स प्रॉफिट कर देते हैं। सर ये पॉसिबल है कि अगर कोई बंदा 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करता है और हम उसको हर महीने जो है वो लाख रुपया या कोई 50,000 रुपया इन फिक्स कर देते हैं, तो सर इसको क्या कहेंगे और ये कैसे इसको किया जाएगा और ये पॉसिबल है? देखें, ये दिस इज अ काइंड ऑफ लोन। अगर वो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो फिर उसमें प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। जिस एग्जाम्पल की आप बात कर रहे हैं, दिस इज अ काइंड ऑफ लोन कि उसने आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी दे दिया है बिजनेस में। अब आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो आपसे एक फिक्स्ड अमाउंट, लाख रुपया या 1.5 लाख रुपया, जितना भी आप कह रहे हैं उतना वो मांग रहा है, देन इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ लोन। जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं या ऑनरशिप की बात करते हैं, दैट ऑनरशिप मीन्स यू नीड टू टेक रिस्क एज वेल एज रिवॉर्ड। प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट के आप उसमें शराकत करेंगे, और अगर लॉस होता है तो फिर आपको लॉस बेयर करना पड़ेगा। सो इफ यू आर फिक्सिंग एन अमाउंट, लेट से कि आप कहते हैं कि जी मैंने आपको 10 लाख रुपया दे दिया है, अब हर साल या हर माह या हर 15 दिन के बाद आपने मुझे 1 लाख रुपया देना है इस 10 लाख के पीछे, तो दैट इज अ फिक्स्ड अमाउंट, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ लोन। और उसके ऊपर जो 1 लाख या 50,000 रुपया मिल रहा है, दैट इज इंटरेस्ट। अब ये भी तो हो सकता है ना कि आपने बिजनेस को 10 लाख रुपया दिया और बिजनेस को लॉस हो गया, तो ऐसी सूरत में वो आपको 1 लाख रुपया फिक्स्ड देगा, तो कहाँ से देगा, क्योंकि बिजनेस तो लॉस में है। ठीक हो गया सर जी। इसके अलावा अगर हम बैंक से लोन लेते हैं, जी सर आवाज आ रही है आपको? जी, हम अगर बैंक जी से बिल्कुल। लोन लेते हैं सर, और उसके लिए सिक्योरिटी तो मस्ट होती है, ठीक है, हम मिसाल के तौर पे अपनी वहां पे कोई व्हीकल या कोई भी प्रॉपर्टी जो है वहां पे एज अ सिक्योरिटी रख देते हैं। उसके बाद बाद में हमें जरूरत पड़ती है कोई फाइनेंशियली तौर पे, हम वो अपनी व्हीकल या जो भी हमारे पास प्रॉपर्टी है वो हम सेल सोल्ड आउट कर सकते हैं सर? लोन लिया हुआ है ड्यूरिंग लॉन्ग सर। अगर तो आपने सिक्योरिटी के तौर पे बैंक को दी है, तो उसके डॉक्यूमेंट्स बैंक के पास होंगे, या ठीक है जी। बैंक ने लीगली उसके ऊपर अपना राइट क्रिएट किया होगा, लियन क्रिएट किया होगा कि आप वो प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते। सिक्योरिटी का पर्पज यही है ना कि अगर आप अपने लोन जब तक वापस नहीं करते तब तक सिक्योरिटी बैंक की कस्टडी में रहेगी, या अगर कस्टडी में नहीं भी रहती तो बैंक का उसके ऊपर राइट रहेगा कि आप तब तक नहीं बेच सकते जब तक कि आप लोन रीपे नहीं कर देते। सो बैंक आपको ठीक वो हो गया बेचने नहीं देगा। जी सर। अगर इसके अलावा अगर कोई बंदा मिसाल के तौर पे सर, जी, अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है और उसने लोन लिया हो, तो सर उसका क्या सिनेरियो होगा? तो वो लोन जब इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी जाएगी, पहले लोन रीपे होगा और उसके बाद वो प्रॉपर्टी जो है वो इनहेरिटेंस में चली जाएगी, जो भी बाकी बचेगा उसकी प्रॉपर्टी का। ओके, थैंक यू। ओके जी, हुजैफा पूछें क्वेश्चन। सर इफ देयर इज नो, जी जी। सर अगर एक आदमी हमें कैपिटल प्रोवाइड करता है और वो कहता है कि मुझे पर प्रोडक्ट इतनी प्रॉफिट चाहिए, और वो साथ कहता ठीक है है, कि अगर बिजनेस लॉस में जाता है तो मेरी जो कैपिटल की अमाउंट है वो कम नहीं होगी, तो ये तो ये पॉसिबल है? लोन की एग्जाम्पल है। जी बिल्कुल पॉसिबल है, कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट अगर लीगल है तो आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कोई फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहा, दो पार्टीज एग्री कर जाती हैं किसी एक बात के ऊपर, तो वो बिल्कुल हो सकता है। सर अगर आप बिजनेस में कैपिटल रहा ही नहीं, वो लाइबिलिटी लॉस करके पूरी कर रहा है, तो ये अब ओनर के ऊपर है कि वो उसको पैसे उसके पूरे वापस दे। नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंडेंट होगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या किया गया। अगर पैसा दिया गया था और साथ कहा गया था, मैंने आपको पहले भी शायद आपने या किसी ने क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने कहा ये एक लोन की एग्जांपल है, ये फिर कैपिटल की एग्जांपल नहीं है। वो आपको लोन दे रहा है और वो कह रहा है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी की बैक पे, या मैंने आपको 10 लाख रुपया दिया है तो उस सर 10 लाख रुपए पे हर माह आप मुझे 1 लाख रुपया देंगे। सर जी, वो तो उस सूरत पे हो ना, वो तो प्रोडक्शन के ऊपर प्रॉफिट मांग रहे, एक फिक्स अमाउंट तो नहीं ना उसने की कि मुझे इतना मंथली चाहिए। प्रोडक्शन में फिर आपका क्वेश्चन नहीं समझा, दोबारा पूछें क्वेश्चन। सर मैंने कहा था कि अगर एक आदमी है वो कैपिटल हमें प्रोवाइड कर रहा है, जैसे उसने पैसे दिए हमें, और वो कहता है मुझे प्रोडक्शन के ऊपर प्रॉफिट चाहिए, इतनी प्रोडक्शन हो रही है पर प्रोडक्ट आइटम पे मुझे इतनी प्रॉफिट हम्म, चाहिए, तो अगर और उसने बात की हुई है कि मुझे अपना कैपिटल चाहिए, अगर बिजनेस कोई लेन देन नहीं,
तो ये लोन में आएगा या उसी में आएगा, ये कैपिटल में आएगा? बेटा देखें, कॉन्ट्रैक्ट अगर आप, ये लोन की मद में आएगा। उसकी वजह ये है कि आप प्रोडक्शन के ऊपर कौन प्रॉफिट देता है। मतलब अगर मैंने, लेट से मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ और आप मुझे पैसा दे के ये डिमांड कर रहे हैं कि जितनी मैं प्रोडक्शन करूंगा उतनी मैं आपको एक सर्टेन परसेंटेज के अंदर उसकी प्रॉफिट जी दूंगा, तो प्रॉफिट तो तब कैलकुलेट होगा जब वो चीज सेल होगी। जी जी प्रोडक्शन पे तो प्रॉफिट कैलकुलेट ही नहीं होता। जी जी, वही सेल की बात अगर कर रहा हूँ आप एक फिक्स्ड अमाउंट, जी, तो जहां पे एक फिक्स्ड अमाउंट आ जाएगी, दैट मीन्स इट्स एन एग्जांपल ऑफ लोन। मैं। कैपिटल को हम नॉर्मली उस जुमरे में लाते हैं, या कैपिटल की डेफिनेशन को हम इस जुमरे में लाते हैं, दैट ओनर्स हैज इंजेक्टेड सम मनी एंड ही विल बेयर रिस्क एंड ही विल एंजॉय रिवॉर्ड। सो वो लॉस भी बेयर करेगा, वो प्रॉफिट भी बेयर करेगा। जब आप एक फिक्स्ड अमाउंट की बात कर रहे हैं, तो फिर जी वो जी फिक्स्ड अमाउंट का मतलब है सर्टन पैसों के ऊपर जो एक लोन की शक्ल में दी गई है, उस पे आप रिटर्न मांग रहे हैं। तो एक तो ये ठीक हो चीज गया। हो गई, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा लोन वाली है। और दूसरी साइड पे अगर वो आपसे कहता है कि ठीक है, पैसा मैं आपसे वापस नहीं मांगूंगा, पैसा आप अपना बिजनेस में लगाए रखें, इन केस बिजनेस लॉस में जाता है, तो ये डिमांड नहीं करता कि सबसे पहले पैसे मुझे वापस करें। तो फिर वो, जी उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक कैपिटल वाली हो सकती है। लेकिन जैसे ही लॉस हो और वो अगर आपसे कहता है मुझे मेरा पैसा वापस कर दें, तो ऐसी सूरत में उसकी ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स लोन वाली है। एंड वेदर ठीक हो। इट विल बी लोन और कैपिटल, ये सिर्फ जुबानी बात नहीं। ऑब्वियसली जब आपको कोई पैसा देगा या बिजनेस को कोई पैसा देगा, तो ये लिखा जाएगा। सो वो जो लीगल लैंग्वेज लिखी जाएगी, उससे पता चलेगा कि क्या ये लोन था या कैपिटल था। ठीक हो गया सर। ओके जी। सर एक सर क्वेश्चन अगर है। अब्दुल्ला अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जी, जिस तरह अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट हमें मिलेगा, और अगर लॉस होगा तो सर वो भी हमारे ऊपर भी आएगा उसका सर। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, रिमेंबर इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। सो दो पार्टीज ने जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया वो उसके मुताबिक फॉलो होना। जैसे आपने मेरे से कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट के तौर पे 10 लाख रुपया दिया और कॉन्ट्रैक्ट में लिखा कि मैं हर माह आपको 10% दूंगा। तो जी जो जी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है वो चलना है, जुबानी बात नहीं होनी। ठीक है, सो आपने और मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया है दैट विल बी एप्लीकेबल, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होगा। अब आप प्रॉफिट, अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिख दिया गया है कि लॉस हुआ तो आप भी लॉस बेयर करेंगे, तो फिर उसके मुताबिक चला जाएगा। और अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया गया है कि मुझे सिर्फ आपको 10% देना है मंथली और आप लॉस में शरीक नहीं होंगे, तो फिर भी उसके मुताबिक चला जाएगा। सो द ठीक है कॉन्ट्रैक्ट सर। विल अगर बंदे ने अगर इन्वेस्टमेंट की हो सर और लॉस भी हो जाता है, तो एक्चुअल वैल्यू जो है वो आपको एक्चुअल अमाउंट वापस मिलती है, या वो भी लॉस के अंदर ही कंसीडर होती है? बेटा आप क्वेश्चन का आंसर पहले पूरा सुन लें, और आप एक ही क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं। मैं बार बार यही जी सर। बता रहा हूँ कि वो कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करेगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि लॉस होता है और इन्वेस्टमेंट करने वाले को भी लॉस होगा, कितनी परसेंटेज में होगा, अगर ये लिखा हुआ है, तो फिर यस, आपको भी वो लॉस बेयर करना पड़ेगा। अब चाहे वो पैसा आप वैसे हाथ से दे दें, या आपकी प्रिंसिपल अमाउंट जितनी आपने इन्वेस्टमेंट की थी उसमें से माइनस करके बाकी का आपको दे दिया जाए, तो इट विल डिपेंड अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज। जी ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है। अब्दुल्ला हामिद, आपने पूछा था लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस मींस दैट द बिजनेस एंड द पर्सन हु इज डूइंग बिजनेस, यानी कि सोल प्रोप्राइटर एंड सोल प्रोप्राइटरशिप, दे बोथ आर सेम। कानून ये कहता है कि अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप कर रहे हैं, तो आपका बिजनेस और आप दोनों कानून की नजर में सेम है। यानी कि आप लोन ले या आपका बिजनेस लोन ले, वापस आपने या आपके बिजनेस ने, दोनों ने करना है। सो दिस इज द लीगल स्टेटस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सर एक एंड छोटा सा क्वेश्चन था जी पूछे। सर। अगर हम पार्टनरशिप करते हैं किसी के साथ, और वो जो दूसरा जो पार्टनर है वो अगर लोन लेता है, तो सर वो हमारे ऊपर भी उसका लोन ओके, आएगा? यहाँ पे रुक हम भी जाए, उसको पे यहाँ करने पे के रुक सर?
वेट करें, यहाँ पे आप आईकॉम के स्टूडेंट हैं? नो सर। आपने पार्टनरशिप का नाम कहाँ से सुना? सर ये यहीं से, नहीं, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? ये बिजनेस सोल कर रहे हैं सर। प्रोप्राइटरशिप। जी जी। हम सोल सर वो अकाउंटिंग प्रोप्राइटरशिप, वाले सर ने बताया था, तो ये बार बार वही पार्टनरशिप में यस आ रहा, हम दैट तो इज पहले व्हाट आई सोल एम टेलिंग प्रोप्राइटर यू, हैं। दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। अभी हम सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ रहे हैं, सो अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चंस पूछेंगे तो फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे। सो वेट ओके सर। टिल वी रीच टू द पार्टनरशिप। पढ़ना है, पार्टनरशिप भी पढ़ना है, उसके बाद कंपनी भी पढ़ना है। सो अभी अगर सोल प्रोप्राइटरशिप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या जितना पढ़ा है वहां तक कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछें। सर सोल मिस प्रोप्राइटरशिप में एक सिंगल पर्सन ही इन्वेस्ट वगैरह करता है ना, जो सिंगल पर्सन करता है वही होता है ना सोल प्रोप्राइटर्स? जी बिल्कुल, अगर उसमें दो या दो से ज्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे या कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे या ऑनर होंगे तो फिर ऑब्वियसली वो सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं रहेगी, वो पार्टनरशिप या कंपनी बन जाएगी। सो अभी हम बात कर रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की। तो सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा बिजनेस है जिसमें ऑनर एक है, वही रिस्क ले रहा है, वही रिवॉर्ड ले रहा है, उसी का प्रॉफिट है, उसी का नुकसान है, वही मैनेज कर रहा है, वही कंट्रोल कर रहा है, उसी की पावर्स हैं, वही काम स्टार्ट करेगा, वही डिसॉल्व करेगा, खत्म करेगा। सो एवरी पावर is with single person who is the owner, that is called sole proprietorship. सर 2-4 एग्जांपल दीजिएगा डेली लाइफ की। सिंपल, मैं एक जाती तौर पे मैं एक एकेडमी खोल लेता हूँ और उस एकेडमी का मैं मालिक हूँ। मैंने बहुत सारे टीचर्स साथ हायर किए हुए हैं, दे आर माई एम्प्लॉयज फॉर एग्जाम्पल। तो वो एम्प्लॉयज हैं, आई एम द ऑनर। अगर एकेडमी को प्रॉफिट होता है तो मुझे प्रॉफिट होगा, एकेडमी को लॉस होता है तो मुझे लॉस होगा। सो देयर आर एक्सपेंसेस, देयर आर इनकम्स, देयर आर एसेट्स, देयर आर लायबिलिटीज। सो उस सब को अगर मैं नेट ऑफ करूंगा या कैलकुलेट करूंगा तो एट द एंड ऑफ द डे आइदर आई विल बी इन प्रॉफिट और इन लॉस। सो वो सारा कुछ मैं ही बियर कर रहा हूँ, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। या एक घर के करीब एक शॉप बना लेता हूँ, कोई करियाना स्टोर है या जनरल स्टोर है, आई एम मैनेजिंग ऑल द टास्क, आई एम द ओनर ऑफ दैट बिजनेस। सो वो भी एक सोल प्रोप्राइटरशिप की एग्जांपल है। थैंक यू। अच्छा सर, ये सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर और बिजनेस ये सेम होते हैं? यस, दे बोथ आर ओके सेम। सर। ओके सर। सर ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप के एडवांटेजेस इनमें जो लास्ट है सोशल बेनिफिट्स, ये सर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। इससे पहले दो क्वेश्चन चैट में है, मैं वो क्लियर कर दूं। एक मिसबा का है टैक्स एडवांटेज। टैक्स एडवांटेज मींस बिकॉज लीगल स्टेटस ये है कि बिजनेस और बिजनेस करने वाला यानी कि ऑनर और सोल प्रोप्राइटरशिप दे बोथ आर सेम। सो अगर वो सेम है तो टैक्स एक दफा देना पड़ेगा। अगर बिजनेस ने टैक्स दे दिया है तो ओनर नहीं देगा, अगर ओनर ने टैक्स दे दिया है तो बिजनेस नहीं देगा। सो ये है उसका टैक्स एडवांटेज, ये सिंगल टैक्सेशन है। अगर बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया है और बिजनेस ने उस प्रॉफिट पे टैक्स दे दिया है तो अब ओनर को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और हनान, आपका क्वेश्चन है डेफिनेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटर याद करनी है बाय जेम्स। आपने जो मुख्तलिफ नाम लिए हैं, आई विल जस्ट आस्क यू द कॉन्सेप्ट। डेफिनेशन एज इट इज रटा नहीं लगाना, मैंने आपसे कॉन्सेप्ट पूछना है। अगर आपने कॉन्सेप्ट लिख दिया तो आई विल कंसिडर इट अ राइट आंसर, और अगर कॉन्सेप्ट ठीक ना हुआ तो फिर ऑब्वियसली उसको रॉन्ग कंसिडर किया जाएगा। एंड लास्टली आपने पूछा है सोशल बेनिफिट्स। सोशल बेनिफिट्स का मतलब है कि हमारी सोसाइटी को भी कुछ फायदे होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप से। सोशल, लास्ट टाइम क्लास में डिस्कस हुआ था कि हम फेसबुक को सोशल वेबसाइट क्यों कहते हैं, बिकॉज इट इज कनेक्टेड विद मल्टीपल पर्सन और मल्टीपल एंटिटीज। तो इसी तरह सोशल बेनिफिट का मतलब होगा कि बिजनेस से सोसाइटी को क्या बेनिफिट होता है। पहला बेनिफिट ये था कि इट मेक्स एन इंडिविजुअल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हु बिकम्स एन एसेट एंड नॉट अ बर्डन टू द सोसाइटी। तो अगर कोई सोल प्रोप्राइटर है तो वो इंडिपेंडेंट इस तरह बन रहा है कि वो पैसा कमाएगा, वो एक बिजनेस कर रहा है, वो बिजनेस करने के बाद अपने ऊपर ही डिपेंडेंट है, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। उसका अपना पैसा है, वो खुद मैनेज करता है, वो बिजनेस करता है और एंड पे प्रॉफिट कमा लेता है। सो ही इज सेल्फ डिपेंडेंट। एक तो ये फायदा है। दूसरा,
लाजमी नहीं है कि वो अकेला ही बिजनेस करता रहे, ये भी, या अकेला ही काम करता रहे। हो सकता है अगर उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है तो वो अपने अंडर 3 4 5 एम्प्लॉयज भी रख सकता है, वर्कर्स भी रख सकता है। सो ये भी सोशली बेनिफिट है कि वो और लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करके दे रहा है। सो दिस इज फर्स्ट बेनिफिट, फर्स्ट सोशल बेनिफिट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। Secondly है जी, सर it develops social virtues like initiative, strong will, independent thinking, courage to face the odds. बेसिकली जब एक इंडिविजुअल बिजनेस कर रहा होता है तो बहुत सारे फेजेस से गुजरता है, उसे डिसीजन मेकिंग भी करनी पड़ती है, उससे बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेने पड़ते हैं, उसको डीलिंग्स करनी पड़ती हैं, उसको बहुत दफा लॉस हो रहा होता है तो उसको लॉस बेयर करना पड़ता है। सो इन सारी चीजों से जब वो गुजरता है तो वो एक स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बीइंग के तौर पे बाहर आता है। सो सोशली इट इज अगेन एन एडवांटेज कि वो एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट बंदा बनता है सोसाइटी में। दैट्स दिस इज बिकॉज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, ये है उसका फायदा। सर एज इट इज डेफिनेशन लिखेंगे जो बुक में लिखे है या कहीं से भी लेते हैं तो आंसर तो वो भी करेक्ट कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि कंसेप्ट तो वो भी ठीक होगा। बेटा कहने में और लिखने में फर्क होता है ना, आपके नजदीक अगर ठीक है तो लाजमी नहीं है वो मेरे नजदीक आपने ठीक लिखा हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा कि बिजनेस क्या है, इट इज अ लीगल एक्टिविटी विच इज डन फॉर द सेक ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। अब इसमें 4 5 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक लीगल का स्टेटस, एक एक्टिविटी होना, एक बिजनेस, एक प्रॉफिटेबिलिटी होना। अगर ये आप 3 4 चीजें लिख देते हैं फिर तो वो ठीक है। लेकिन लेट से आपने लिखते हुए आपको भूल गया लीगल का वर्ड, आपने लिखा इट इज एन एक्टिविटी which is done for the sake of earning profit. Now a single word has changed the concept. उस वर्ड की वजह से आपके नजदीक वो ठीक था, लेकिन आपने वो वर्ड नहीं लिखा तो ऑब्वियसली वो ठीक नहीं है, आप मिस कर गए कॉन्सेप्ट को। सो कॉन्सेप्ट अगर आपने ठीक लिखा है तो फिर जिस मर्जी बुक से लिखा है, खुद से लिखा है या इंटरनेट से देख के लिखा है, वो सब कुछ ठीक ही कंसिडर किया जाएगा। जी सर अवैस। जरूरी तो नहीं है सर, जी जी। जरूरी तो नहीं है बिजनेस लीगल ही हो, कुछ इलीगल बिजनेसेस भी हैं जो प्रॉफिट के सेक के लिए आपने कर पहला रहे हो। लेक्चर अटेंड किया था? नहीं सर। जी, तो इसका आंसर उसी पहले लेक्चर में था। जी अवैस पूछे क्वेश्चन। आपने लिखा है आई हैव अ क्वेश्चन, इफ यू आर राइटिंग इन द चैट सो आई एम सर ने वेटिंग। टॉपिक कौन कौन से कवर करने हैं इसमें सोल प्रोप्राइटर में? जो पढ़ रहे हैं बेटा, अभी तो सिर्फ हमने स्टार्ट किया था सोल प्रोप्राइटरशिप लास्ट लेक्चर में। अब सोल प्रोप्राइटरशिप के जो जो टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे आप उनको नोट डाउन करते जाएं, वो सारा कुछ आपके सिलेबस का हिस्सा होगा। अभी तो डेफिनेशन ही चल रही है सोल प्रोप्राइटर की। डेफिनेशन पढ़ी है, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं एंड एडवांटेजेस पढ़े हैं। ठीक होगा। जी एनी अदर क्वेश्चन? सर अगर दो भाई हैं, वो सेपरेट नहीं है, अगर वो किसी बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं तो जो पैसा जा रहा है वो भी एक अकाउंट से जा रहा है और जो प्रॉफिट आ रहा है वो भी एक अकाउंट में आ रहा है, या इनका कंबाइन कारोबार है, तो सर इसको सोल प्रोप्राइटरशिप कहेंगे पार्टनरशिप कहेंगे? नहीं बेटा देखिए, उसने अपने बिजनेस को रजिस्टर कैसे करवाया हुआ, अगर तो वो रजिस्टर करवाने की बात करेंगे और वो लीगल जहाँ पे भी अपनी रिकॉर्ड एनटीएन बनवाना है या किसी भी की गवर्नमेंट जो भी रिस्पॉन्सिबल है उसकी बॉडी वहां पे जाके अपना इंदराज करवाना है, अगर तो वहां पे दोनों बंदों को एज एन ऑनर शो किया हुआ है तो फिर वो सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं है। और अगर सोल प्रोप्राइटरशिप बनाना है तो काम आप चाहे दोनों मिलके जो भी दो भाई जिनकी आपने एग्जांपल दी, चाहे वो दोनों मिलके करते रहें, बट लीगली उसका ऑनर एक ही होगा गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के अंदर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके जी, एनी अदर क्वेश्चन? सर जी जी। सर सोल प्रोप्राइटरशिप की अगर हम अकाउंटिंग के हवाले से बात करें, इसकी जो लाइबिलिटीज होती हैं वो लिमिटेड हैं या अनलिमिटेड होती हैं? अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। थैंक यू। दिस इज अ डिसएडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप that it has unlimited liability. जी any other question? ओके नाउ मूव ऑन करते हैं जी डिसएडवांटेज के ऊपर।
मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके, वैसे आपका क्वेश्चन था डिस्कस रिलेटेड टू काउंटिंग सोल प्रोप्राइटरशिप। ओके, इसका जवाब दे दिया मैंने। यस सर। मैं आपके साथ जस्ट मुझे 1 मिनट दें, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सो दैट वी कैन स्टडी फॉरवर्ड टू डिसएडवांटेजेस। ऑलराइट, स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी। सॉरी, गलत हो गई, एडवांटेजेस आ गए। ओके, सो डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा और पहला डिसएडवांटेज है बर्डन ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी आपको मैं बता चुका हूं कि क्या होती है। दैट इफ योर बिजनेस हैज टेकन अ लोन और इफ योर बिजनेस हैज टेकन अ लाइबिलिटी, तो अगर वो बिजनेस पे ऑफ नहीं कर पा रहा तो अब जिम्मेदारी है उस ऑनर की कि वो लाइबिलिटी को पूरा करे। सो दिस इज अ डिसएडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। जस्ट 2 मिनट्स वेट कीजिएगा, अजान होती है तो मैं आपको आगे नेक्स्ट पढ़ाता हूँ। ऑलराइट जी, ये आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी जिसमें डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप डिस्कस किए गए। सो वन बाय वन इसको देखते हैं। द फर्स्ट वन वाज burden of unlimited liability, so this is a disadvantage for sole proprietorship. Second is difficulties of expansion. अब आप देखें सोल प्रोप्राइटरशिप में क्योंकि एक ही इंडिविजुअल है जो ऑनर है, एक ही इंडिविजुअल पूरे बिजनेस को मैनेज कर रहा है। अब लेट्स से कि एक इंडिविजुअल लाहौर में एक ब्रांच या बिजनेस चला रहा है और वो अपने ही बिजनेस की एक सेकंड ब्रांच इस्लामाबाद में ओपन करना चाहता है। सो इट इज डिफिकल्ट फॉर हिम कि वो दोनों बिजनेसेस को या दोनों प्लेसेस को
या दोनों ब्रांचेस को सिमिलर टाइम दे सके। अगर वो एक जगह पे लाहौर में मौजूद है तो प्रोबेबली वो इस्लामाबाद में नहीं मौजूद हो सकता, एंड द रिजल्ट कैन बी कि उसका बिजनेस उससे सफर हो सकता है। लाजमी नहीं है कि बिजनेस सफर हो, बट हो सकता है। तो इसीलिए वर्ड लिखा हुआ है डिफिकल्टीज इन एक्सपेंशन के। जब भी आप अपने बिजनेस को बढ़ाने की बात करेंगे तो सोल प्रोप्राइटर के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। देन लिमिटेड मैनेजेरियल एबिलिटी। ऑब्वियसली बहुत सारी मैनेजमेंट करनी पड़ती है, फाइनेंस की भी, ह्यूमन रिसोर्स की भी, मार्केटिंग की भी, एडवर्टाइजमेंट करने के हवाले से, प्रमोशन के हवाले से, मैनेज करने के हवाले से। सो ये तमाम चीजें अगर एक से ज्यादा लोग होंगे तो मैनेज करना आसान है। बट इफ बिकॉज सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर होता ही एक है, मैनेज कर ही एक बंदा रहा होता है, सो कंपैरेटिवली उसको मैनेज करना मुश्किल लग रहा होता है और वो उसको मैनेज करना मुश्किल ही होता है। देन लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी कहते हैं कि इट्स नॉट एन इट मे नॉट बी अ वेरी लॉन्ग काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या एक लॉन्ग बिजनेस नहीं हो सकता क्योंकि एक ही इंडिविजुअल है। अगर खुदा ना खास्ता उसकी डेथ हो जाती है तो ऐसी सूरत में वो बिजनेस, क्योंकि लीगली बिजनेस और बिजनेस करने वाला एक ही कंसिडर किए जाते हैं, सो अगर खुदा ना खास्ता किसी की डेथ हो गई है तो उसका बिजनेस वो खत्म हो जाएगा। सो दिस इज लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। देन ऑपरेशनल डिसएडवांटेजेस। ऑपरेशनल डिसएडवांटेजेस में हमने जब मैंने आपको इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस पढ़ाया था। जी जी सर, ये लैक ऑफ कंटिन्यूटी को एक दफा जरा रिपीट कर दीजिएगा प्लीज। जी लैक ऑफ कंटिन्यूटी। जी बिल्कुल, मैं बता देता हूँ। लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी मीन्स के बिजनेस को कैरी ऑन करना और मुसलसल चलाते रहना थोड़ा सा मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हु इज डूइंग बिजनेस, हु इज अ सोल प्रोप्राइटरशिप, हु इज अ सोल प्रोप्राइटर, खुदा ना खास्ता उसकी तबीयत खराब हो जाती है, देन ऑब्वियसली वो बिजनेस कुछ अरसे के लिए रोकना पड़ेगा, या कोई इमरजेंसी हो जाती है बिजनेस रोकना पड़ेगा, डेथ हो जाती है तो बिजनेस बंद हो जाएगा। सो बिजनेस को कंटिन्यू करना, मुसलसल चलाना या एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलाना कंपैरेटिवली मुश्किल होता है बाकी फॉर्म्स की निस्बत। बाकी फॉर्म से मतलब पार्टनरशिप या कंपनी की निस्बत। पार्टनरशिप है, एग्जांपल दे रहा हूँ, पार्टनरशिप में 10 लोग हैं जो मिलके बिजनेस कर रहे हैं, तो अगर एक के साथ कोई इमरजेंसी हो गई है तो बाकी 9 लोग काम कर सकते हैं। बट इन सोल प्रोप्राइटरशिप बिकॉज द ओनर इज वन, अगर उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो गई है, दैट मीन्स दैट ऑल अदर देयर इज नो अदर पार्टनर और देयर इज नो अदर ओनर हु कैन मैनेज द बिजनेस। इसलिए लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी एक डिसएडवांटेज है। देन है जी ऑपरेशनल डिसएडवांटेज। इंपॉर्टेंस बताते हुए मैंने आपको एक मास प्रोडक्शन की बात की थी, या इकोनॉमी ऑफ स्केल की बात हुई थी, या जैसे जैसे आप ज्यादा बाइंग करते हैं, ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, तो आपकी बार्गेनिंग पावर बढ़ती जाती है। मैंने आपको जूस की प्रोबेबली एग्जांपल दी थी कि अगर एक जूस 30 रुपए का आपको मिलता है, लेट से आपने 1000 जूस लेने हैं, तो अब आप निगोशिएट कर सकते हैं कि 30 का नहीं 28 का दें। लेट से आपको 10,000 जूसेस चाहिए, तो अब आप फर्दर निगोशिएट कर सकते हैं। लेकिन सोल प्रोप्राइटर की जब हम बात करते हैं तो सोल प्रोप्राइटर एक बंदा है जिसके पास एक लिमिटेड पैसा होगा। अगर 10 बंदे हैं तो 10 बंदों के बराबर पैसा होगा, और अगर एक ही बंदा है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही ओनर होता है, तो उसके पास एक लिमिटेड कैपेसिटी में इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा है। ऐसी सूरत में, लिमिटेड कैपेसिटी की सूरत में, वो ज्यादा एक्सपेंशन भी नहीं कर सकता, ज्यादा निगोशिएशन भी नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा मैस प्रोडक्शन भी नहीं कर सकता। सो ये सारी चीजें उसकी ऑपरेशनल डिसएडवांटेज में आती हैं। दैट अ सोल प्रोप्राइटर कैन नॉट प्रोड्यूस इन बल्क, a sole proprietor cannot buy in masses, he or she cannot negotiate on a high level। so ये एक operational disadvantage है जो sole proprietorship का भी disadvantage है। then we have competitive business। competitive business का मतलब ये है कि एक जैसा बिजनेस करने वाले बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं। so अगर वो sole proprietor है, एक ही बंदा है, एक ही ओनर है, तो कंपेयर करना या compete करना थोड़ा सा मुश्किल होता है मार्केट में। मतलब अगर आप ये एग्जांपल लें कि एक बिजनेस 10 लोग मिलके कर रहे हैं जो पार्टनरशिप है, और एक बिजनेस सिर्फ सोल प्रोप्राइटर कर रहा है, सो दोनों के अगर हम कंपटीशन की बात करें तो मुश्किल होगा सोल प्रोप्राइटर के लिए उसको सरवाइव करना या सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना। सो दिस इज अगेन अ डिसएडवांटेज। एब्सेंस ऑफ स्पेशलाइजेशन, इट मीन्स कि हो सकता है सोल प्रोप्राइटर फाइनेंस मैनेज करने में तो बहुत अच्छा हो,
लेकिन लाजमी नहीं है कि वो ह्यूमन रिसोर्स भी अच्छा मैनेज कर सके, लाजमी नहीं है वो मार्केटिंग भी अच्छी कर सके, लाजमी नहीं है उसकी कम्युनिकेशन भी अच्छी हो। सो एब्सेंस ऑफ स्पेशलाइजेशन का मतलब है कि वो एक या दो चीजों में तो बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन हर चीज में अच्छा नहीं हो सकता। सो ये भी एक डिसएडवांटेज है सोल प्रोप्राइटरशिप का। देन वीक बार्गेनिंग पोजीशन, ये मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा बाइंग नहीं करनी, एक इंडिविजुअल है, उसके पास पैसा लिमिटेड है। सो इस हवाले से अगर हम बात करें तो उसकी बार्गेनिंग पोजीशन भी कम होती है। एंड लास्टली टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस की बात भी पैसों के ऊपर ही आती है कि जब हम टेक्नोलॉजी इंप्रूव करने की बात करते हैं, जब हम अपने आप को अपग्रेड करने की बात करते हैं, तो उस पर पैसा चाहिए होता। जैसे लेट्स से कि आज से कुछ साल पहले जो जमीन काश्त की जाती थी वो बैलों के थ्रू या हल के थ्रू हुआ करती थी। नाउ अनदर टेक्नोलॉजी वाज ट्रैक्टर। तो अब अगर आपने अपने आप को अपग्रेड करना है टेक्नोलॉजिकली, दैट मींस यू नीड इन्वेस्टमेंट, यू नीड मनी, यू नीड कैपिटल। तो क्योंकि एक इंडिविजुअल के पास लिमिटेड कैपेसिटी में पैसा होता है, इसलिए टेक्नोलॉजिकली अपने आप को एडवांस करना भी कदरे मुश्किल होता है। सो ये भी एक डिसएडवांटेज है सोल प्रोप्राइटरशिप का। ठीक है जी, यहीं तक बस सोल प्रोप्राइटरशिप के डिसएडवांटेजेस हैं, यहाँ तक आपने देखना भी है और समझना भी है। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उस लेक्चर में यहीं से क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट करेंगे और फिर अगला टॉपिक जो है उसको डिस्कस करेंगे। अभी के लिए अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। तो जो हमें हमारे ज़हन में है डिमेरिट्स, हम भी लिख सकते हैं अपनी तरफ से भी कि नहीं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं, अगर वो डीमेरिट्स वाकई में हैं, आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं तो बिल्कुल लिख सकते हैं। हनान आपका सर क्वेश्चन है, अगर कोई, एक सेकंड में क्वेश्चन जस्ट पढ़ लूं। अगर बाप और बेटा मिलकर बिजनेस कर रहे हो तो फिर उसे क्या कहेंगे? इसका जवाब आई थिंक ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, दो भाइयों के हवाले से एग्जांपल में दिया था। तो आप दो भाई को निकाल के एक बाप और एक बेटे को मिला लें तो भी बात सेम हो जाएगी। जी पूछे बेटा। सर जो ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, जो लोन वाले जो आएंगे या बैंक वाले जिन्होंने लोन लेना है जी उससे, तो वो जो ओनर है जो उसके नाम पे प्रॉपर्टी है, सिर्फ उसी को लेंगे या उसके जो बच्चों के नाम पे या उसकी बीवी के नाम पे उसको भी लेंगे? नहीं, जो उसके नाम पे है सिर्फ उसी की प्रॉपर्टी बेची जा सकती है अपना लोन रिकवर करने के लिए। ओके सर, थैंक यू। ऑलराइट जी, एनी अदर क्वेश्चन? डिफिकल्टीज ऑफ एक्सपेंशन मींस जब एक सोल प्रोप्राइटर है वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहता है। लेट्स से कि वो एक दुकान में काम करता था और वो चाहता है कि मैं एक और एरिया में अपनी दुकान बना लूं, या एक फ्रेंचाइज में वो काम कर रहा है और वो चाहता है कि मैं एक नई फ्रेंचाइज या एक नई लोकेशन पे जाके ओपन करूं। तो ये कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होगा, क्योंकि फिजिकली वो एक ही जगह पे मौजूद हो सकता है। लेट्स से उसकी एक ब्रांच जोहर टाउन में है और वो दूसरी ब्रांच गुलबर्ग में ओपन करना चाहता है। तो ये कदरे मुश्किल है, क्योंकि अगर वो जोहर टाउन में होगा तो गुलबर्ग ब्रांच में फ्रॉड भी हो सकता है या क्या हो रहा है ये वो नहीं जानता, एंड वाइस वर्सा। सो कंपैरेटिवली अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना, बड़े लेवल पे लेके जाना या डिफरेंट ब्रांचेस ओपन करना, ये मुश्किल होता है। ये डिसएडवांटेज है सोल प्रोप्राइटरशिप का। ऑलराइट जी, आई थिंक दैट वाज इट। यहाँ तक जी आपने याद करना है, समझना है, बुक को पढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग लेनी है। सो जो क्वेश्चंस होंगे वो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर जो आपका नेक्स्ट वीक होगा उसमें डिस्कस करेंगे और फिर आगे फर्दर सोल प्रोप्राइटर के बारे में पढ़ेंगे। अटेंडेंस आपकी मैंने अपलोड कर दी है। जी बेटा। सर ये लेक्चर रिकॉर्डेड होगा, आपने अपलोड करेंगे इसको? जी मैं अपलोड कर दूंगा। सो अटेंडेंस आपकी अपलोड हो चुकी है, उसको आप मार्क कर दें। अगेन कमेंट नहीं करना, यू जस्ट नीड टू प्रेस यस इफ यू आर प्रेजेंट। उसको प्रेजेंट या यस करके उसके बाद सबमिट कर दीजिएगा। इट विल ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हु वाज एब्सेंट एंड हु वाज प्रेजेंट। ठीक है जी, टिल द नेक्स्ट वीक स्टे सेफ और फिर नेक्स्ट वीक मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।